वेलकम चिल्ड्रन। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 9 का अध्याय 1.3। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, आप जा कर के देख लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत करना, आप शुरू से देखना। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ जाएगा। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखो, इसमें दिया हुआ है 1/7 का मान हमको दे दिया गया है और बिना भाग का प्रोसेस किए बिना हमें ए टर्म पता करना है। शायद आपको लाइट के कारण नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ। पहले देखिए 2/7 है, फिर 3/7 है और फिर 4/7 है और फिर 5/7 और 6/7 है। 3 टर्म का मान हमको पता करना है। देखिए हमको 1/7 का मान दिया हुआ है। 1/7 का मान है 0.142857। ठीक, सबसे पहले हमको पता क्या करना है, 2/7 पता करना है। तो हम 2/7 को यहाँ से उठाते हैं। हमने लिख दिया 2/7। 2/7। ठीक, अब बताइए कि हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं। अगर 2 को मैं 2 गुणा 1 लिखूँ तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। और बटे में 7 लिख दिया। ठीक, अब क्या किया कि हमने 2 इसको अलग अलग पार्ट में खंड कर दो, गुणा 1। बताइए 2 गुणा 1 ये भी लिखा है और ये भी लिखा है, बटे में हमने 7 कर दिया। ये इधर भी इसका हर है और इधर भी इस भिन्न का हर ही है। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि 1/7 का जो मान हमको दिया गया है ना क्वेश्चन में, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। 2 × 0.142857। ठीक, अब हमारे पास ये सारा क्वेश्चन नहीं, अब हमारे पास केवल इतना क्वेश्चन बचा है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, केवल इतने से हमें मतलब है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 1 × 11, 2 × 8 = 16, 1 × 17, 2 × 2 = 4, 1 × 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2 और 2 0 0 यहाँ पे डेसिमल। ठीक, आपको एक सवाल का जवाब मिल गया। अब इसी तरह से हम दूसरी टर्म को उठाते हैं, 3/7 को। 3/7 लिखते हैं तो हमने लिख लिया 3/7। ठीक है, अब हम 3/7 को 3 गुणा 1 अगर लिखें तो कोई अंतर पड़ेगा और बटे में 7 लिख दिया। फिर 3 गुणा 1/7 बराबर में 3 गुणा और 1/7 की एक टर्म पुट कर दो। आपको हमें पहले दिया हुआ है, ये टर्म दिया है, इस टर्म को ध्यान रखना है। 3 गुणा 0.142857। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 2 × 17, 3 × 8 = 24, 1 × 25, 3 × 9 = 6, 2 = 8, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 1 × 4 और 3 0 0 यहाँ पे डेसिमल। इस तरह से देखिए दूसरा वाला टर्म भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में कहा गया कि भाग दिए बिना ही क्या आप बता सकते हैं कि इनका मान क्या होगा। देखिए बच्चों, हमने कहीं पर भी भाग जैसे प्रोसेस नहीं किया, केवल मल्टीप्लाई करके सॉल्व। इसके बाद तीसरा टर्म उठाइए, 4/7। 4/7 को भी इसी तरह लिखना है। हमने लिख दिया 4/7 बराबर 4 को अगर हम 1 गुणा 4 लिखें, 1 गुणा 4 लिखिए, 4 गुणा 1 लिखिए, एक ही बात है, और बटे में 7 लिख दिए। ठीक, बराबर 1/7 और गुणे में 4 बराबर 1/7 का जो टर्म हमको दिया है, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए। ये हो गया 0.14285 और इंटू में क्या है, होल। कर दीजिए इसका गुणा। 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 2 = 22, 4 × 8 = 32, 2 × 34, 4 × 2 = 8, 3 = 11 और 4 × 4 = 16, 1 = 17 और 4 × 1 = 4, 1 × 5, 4 0 0 और 1 डेसिमल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास और लास्ट एक टर्म और बची है, 2 टर्म बची हैं, 5/7। तो 5/7 को भी हम लिखते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बिगाड़ देता हूँ।
ठीक। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5/7 को हम 5 गुणा 1 लिखें तो प्यारे बच्चों कोई अंतर आएगा? बटे में 7 लिखा है तो हमने 7 कर दिया। फिर इसके बाद 5 को हमने एज ज्यों का त्यों लिखा और गुणे 1। ठीक, देखिए जो टर्म यहाँ पे लिखी है वही टर्म यहाँ पे लिखी हुई है और बटे में 7 कर दिया। अब देखिए 1/7 का तो वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये दिया है। ये 1/7 की जो वैल्यू दिया है इसको हमने पुट कर दिया। ये हो गया 5 गुणा 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बराबर में इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 7 35, 5 पंचे 25, 25 3 28, ठीक 5 8 40, 40 2 42, 5 दूना 10, 4 14, 5 चौको 20, 1 21, 5 एकम 5, 2 7 और 5 0 0। ठीक है प्यारे बच्चों, ये टर्म आगे देखिए कितना सरल सवाल है और किस तरह से आराम से लग जा रहा है। अब लास्ट में आपकी एक टर्म और बची 6/5। ये 6/5 को भी बिल्कुल इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। 6/7 को लिखा बराबर में 6/7 को यानी 6 गुणा 1 लिखेंगे तो कोई अंतर आएगा नहीं ना, बटे 7 बराबर 6 गुणा 1/7 बराबर 6 गुणा 1/7 के जो टर्म दिया है इसको पुट कर दो उठा करके 0.142857 इक्वल टू। अब आगे 6 7 42 हो गया, 6 पंचे 30, 4 34, 6 8 48 और 48 3 51, 6 दूना 12, 5 17 की 7, 6 चौके 24, 1 25 और 6 कम 6 2 8 और 6 0 0। यहाँ पर डेसिमल लग गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसको बिगाड़ देते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित जो संख्या दी है इसको P/Q के रूप में व्यक्त करिए जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए पहले टर्म हमारे पास है 0.6 और इसके ऊपर देखिए बच्चों बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं हमारे पास 0.1 बार हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 पॉइंट और जो बार लगा है तो ये 1 1 1 1 1 ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से अगर 5 में से बार लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 5 5 5 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास 6 बार लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या 0.66666 इस तरह से ये बढ़ रहा है, यानी कहीं पर रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बार बार यही रिपीट होकर के चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि इसका कुछ मान है। ठीक, दूसरी बात एक बात और ध्यान रखना है, चलिए पहले हम देख लेते हैं कि माना x बराबर 0.666 ये। ठीक, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के ऊपर बार लगा हुआ था हमारे क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको बार बार लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, अगर हमारे पास यहाँ पर 0.28 लिखा है और इसमें बार लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.2828 ये इस तरह से रिपीट हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर बार लगा है तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 से तो आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है 1 से। ठीक है, 0.28 को, लेकिन अब कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने ही आपको 0 लगाना है। ठीक, इसी तरह से मान लेते हैं हमारे पास 0.280 में बार लगा हुआ है, यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब हुआ कि 0.280280 इस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है, यानी जिस नंबर पे बार लग जाता है वो नंबर बार 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 रिपीट होता रहता है। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 तो करना ही करना है
और जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही जीरो लगा दो। तो हमने 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 जीरो लगा दिया, तो किससे मल्टीप्लाई हो गया 1000 से। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हमारे पास जो नंबर था तो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो यानी कि 0.6 लिखा हुआ है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो रखेंगे ही रखेंगे। अब बार कितने डिजिट के ऊपर था 1 डिजिट के ऊपर, तो उतने जीरो लगा देंगे। तो देखिए किससे मल्टीप्लाई हो गया 10 से। ठीक, तो अब क्या करते हैं हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर ठीक है। तो अब हम 10 से गुणा करेंगे, चलिए इधर कर लेते हैं। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो एक तरफ हमारे पास x था, अगर हमने x को 10 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, और बराबर में जो हमारे पास था 0.666, इसको अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा। चलिए अगर 10 को x से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 15x, 10x होगा ना, ये हो गया 10x इक्वल। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमको 0.28 और इसको अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा डेसिमल है, ठीक। तो अब जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये जो डेसिमल है ना ये उठ करके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि 2.8 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 0.666 और इस तरह से बढ़ता जा रहा था। आगे हमने मल्टीप्लाई 10 से करना है। ठीक है, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ। अब बताइए जो ये डेसिमल है, तो जैसे यहाँ पर 1 डिजिट के बाद उठ करके यहाँ आ गया था 10 से मल्टीप्लाई करने से, इसी तरह से डेसिमल कहाँ उठ के आ जाएगा, ये 10x इक्वल टू ये हो गया डेसिमल चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 6.666, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो डिजिट हमारे पास आया है तो इसको तो हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ था इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, और इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर की इक्वेशन से पहले नंबर वाली इक्वेशन समीकरण को घटा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दिया। तो बताइए समीकरण दूसरा क्या था हमारे पास, 10x इक्वल टू 6.666, इस तरह से बढ़ता जा रहा था। ठीक, और पहला समीकरण क्या था हमारे पास, हमने माना था कि x, देखो यही हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, इसको लिखें या इसको लिखें एक ही बात है। तो x इक्वल टू 0.666 इस तरह से बढ़ता जा रहा था। अब बताइए जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास ये तो पूरा घट करके यानी यहाँ तक तो पूरा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 6 में से 0 अगर घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, 10x को 1 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक, तो अब ये जो हमारे पास 9x आया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, ठीक, इसको पक्षांतर करते हैं, x को हम इधर ले लेते हैं, इक्वल में क्या लिखा है 6 लिखा है। ठीक है, ये आपका रफ है 6 लिखा है। तो अब बताइए x के इक्वल में हमने 6 इधर ले लिया तो इधर बचा क्या, 9 बचा ना, इस 9 को उठा करके जब इधर करते हैं तो ये कितना हो गया, 9 भाग में पहुंच गया। अब इसको विभाजित करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो जो आंसर आया वो कितना आया, 2/3 आया। ठीक है, उन्होंने देखिए क्या बोला था कि P और Q दोनों पूर्णांक है, यानी हमारे पास आंसर आया 2/3। अब ये देखिए P और Q, यानी ये P है और ये Q है। ठीक, अंश और हर दोनों आया है, P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। उन्होंने जो कंडीशन लगाई थी वो ये लगाई थी कि ये जो टर्म नीचे की आई ये 0 नहीं होना चाहिए,
तो नीचे की जो हमारी टर्म आई है वो कितना आया है, 3 आया है, यानी हमारी शर्त कंप्लीट हो गई। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सवाल के लिए जगह नहीं, इसलिए मैंने उसको बिगाड़ दिया, मैंने केवल क्वेश्चन लिया है, आप अपने बुक से देख लीजिए। ये कक्षा 9 का अध्याय 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा और तीसरा पार्ट लगाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में पिछली बात क्या चर्चा किया था कि अगर एक डिजिट के बाद या एक डिजिट पर अगर बार लगा हुआ है, मान लेते हैं हमारे पास 0.0000, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे अगर टर्म लिखे हुए हैं और उस पर अगर बार लगा हुआ है, इन सब पे अगर बार लगा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे इनमें से कि आगे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यानी 1 से तो हमें करना ही करना है। ठीक है, हमने यही बात किया था ना पीछे, 1 से तो हमें मल्टीप्लाई करना ही करना है। इसके बाद हम कितने जीरो लगाएंगे, तो जितने नंबर पे बार लगा हुआ उतने ही नंबर पर जीरो लगाएंगे। ठीक, देखिए 4 नंबर पे बार लगा है तो हम 4 जीरो लगाएंगे, यानी जो गुणा हुआ वो किससे हो गया, 10,000 से हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारे पास, तो क्या लिखा है 0.47, और 0.47 में जो बार लगा हुआ है वो एक नंबर पे लगा है, तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा। देखिए 0.47 बार, ठीक, अब यहाँ पे एक नंबर पे बार लगा है, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने पढ़ा था कि 1 से तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जितने नंबर पे बार लगा है उतने जीरो लगा देंगे, तो हमारा गुणा हो गया राइट 10 से। ठीक, तो हमने पहले सबसे पहले लेट कर लिया कि माना x बराबर 0.47। अब देखिए 7 पे बार लगा है, यानी 7 7 7 ऐसे हम नंबर लिखते चले जाएंगे, क्योंकि ये कम नहीं हो रहा है। ठीक, अब देखिए एक नंबर पे बार लगा है तो किससे गुणा करेंगे, हम 10 से करेंगे, तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक, दोनों पक्ष में अगर 10 से गुणा करेंगे, तो अब बताइए कि अगर हमने x को 10 से गुणा कर दिया हाँ, ठीक, तो ये 10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x से। ठीक है, इसी तरह से अगला जो पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है 0.4777, आगे चलता जा रहा है, इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा ये समीकरण 1 बनेगा, और इसकी हेल्प से हम दूसरा वाला समीकरण खुद में खुद तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने भी पीछे चर्चा किया था ना कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 0.82 लिखा है और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो डेसिमल है वो उठ के कहाँ जाएगा, जितने जीरो लगे उतने डिजिट आगे बढ़ जाएगा। यहाँ 2 जीरो हैं, ये डेसिमल 1 2 यहाँ पे उठ के चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 82। ये जीरो का देखिए कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो 8 और 2 यानी 82 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास ये 10 से मल्टीप्लाई जो डेसिमल है कहाँ जाएगा, ये उठ के एक डिजिट के आगे चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा 10x = 4 पॉइंट, फिर क्या बचा हमारे पास 7 7 7, इस तरह से ये नंबर बचा। ठीक, ये बच्चों हो गया दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, देखिए दूसरा वाला समीकरण बड़ा है, अब देखिएगा गौर से, ये 4.7 है, 0.47 है, तो ये बड़ा है, तो बड़ा नंबर ही हमेशा छोटे नंबर को माइनस करता है, छोटा नंबर माइनस नहीं करेगा बड़े को। तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, दिख रहा है सभी लोगों को। अब समीकरण दूसरा क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं 10x = फिर क्या लिखा है 4.777 डेक्स। पहला समीकरण क्या था हमारे पास, इसका जो लेफ्ट हैंड पार्ट था वो कितना था x, और राइट हैंड कितना था 0.477 बार। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, अब अगर हम इसको माइनस करते हैं तो गौर करिए, यहाँ तक तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 0। और यहाँ देखिए 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और डेसिमल के नीचे डेसिमल। और लेफ्ट हैंड को सॉल्व करो तो 10 में से मान लेते हैं आपके पास, देखिए x कोई डिजिट नहीं है, ये एक चर राशि होती है। आप समझ लीजिए कि आपके पास 10 ठो x है, ठीक, 10 ठो, एक x, दूसरा x, तीसरा x, चौथा x, आपके पास 10 x है। 10 x में से एक x आपने फेंक दिया, तो आपके हाथ में जो x बचेंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे ना। तुमने लिख किया 9। अब बताइए 9 कौन बच रहा है, x, तो x लिख दिया, ठीक। अब देखिए डेसिमल के बाद बच्चों अगर 0 आता है तो उसका कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि डेसिमल के बाद कभी पूरा डिजिट नहीं पढ़ते, एक एक करके पढ़ते हैं। 3, 0 कुछ और आगे आया होता तो वो भी लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो टर्म आई है तो x को हमने ज्यों का त्यों लिखा, इक्वल टू 4.3 लिखा, ठीक। जब हमने x इक्वल टू 4.3 लिख लिया तो हमारे पास ये 9 बच गया ना, और x के मल्टीपल में, इसको जब हम राइट हैंड में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास राइट हैंड में जब जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा 9। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू, अब देखिए ये वाला डेसिमल, ये जो 4 है यहाँ पे डेसिमल जो हटाएंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर क्या हो गया, डेसिमल तो चला गया, 43 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 9 10 जा 90, ठीक। तो देखिए ये हमारे पास x का मान निकल के आ गया। इसी को हम P/Q कहते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि Q का वैल्यू 0 नहीं है, बल्कि कितना है, गुड 90, ठीक। तो इस तरह से हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। मैं बिगाड़ दूँ इसको, चलो, ठीक। अब आगे देखते हैं, तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, 0.001, ठीक। अब देखिए इसको भी हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.001 है, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3 डिजिट पे बार लगा है, इसका मतलब ये नंबर रुकता नहीं है, चलता ही जा रहा है आगे। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर पे बार लगा है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यानी कि जब 0.001, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जितने नंबर पे बार लगा है उतने 0 लगा देंगे। तो 3 नंबर पे बार है, 3 0 लगा देंगे, तो हमारा मल्टीप्लाई किससे बन गया, 1000 से, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, तो दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर, ठीक। तो पहले हम 1000 का गुणा करेंगे x को, और फिर बराबर में इधर क्या लिखा है, इसी तरह से 1000 का गुणा करेंगे 0.001 और आगे चलता जा रहा है, ठीक। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, ये 1000x बराबर में, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि डेसिमल किस तरह से ये राइट हैंड पार्ट की तरफ जाता है, यहाँ पर हमने देखा था 1000 से मल्टीप्लाई यानी 3 0, तो ये 3 डिजिट आगे बढ़ेगा, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, इक्वल टू कितना 0 पॉइंट था तो 001, अब ये डेसिमल आ गया यहाँ पे, फिर आगे 001 001 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं कि हमारे पास नंबर देखिए इनका कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि डेसिमल के पहले लगे हैं, तो आंसर हमारा जो राइट होगा वो कितना होगा, 1000x इक्वल टू 1.001 ऐसे। ये हो गया हमारा इक्वेशन दूसरा। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं, क्योंकि देखिए मिलाइए जरा, ये 1.00 है और 0.00, तो बड़ा कौन होगा, बड़ा तो दूसरा वाला होगा ना। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को
घटाने पर। ठीक, समीकरण दूसरे को पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 1000 x इक्वल टू 1.001, फिर 001 आगे ऐसे। फिर पहला वाला समीकरण क्या था, x इक्वल टू 0.001 ऐसे। ठीक, अब बच्चों इसको घटाएंगे तो आप देखिएगा, यहाँ तक गौर करिएगा, सब कुछ समान है तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है 1 और डेसिमल की जगह डेसिमल। और इधर बताइए आपके पास 1000 x है। जरा सोचिए दिमाग से, माइंड करिए कि आपके पास 1000 x आपने इकट्ठा किया है और वो 1000 x में एक x गुम हो गया, तो कितना बचेगा आपके पास 999। ये हो गया 999। कौन बचा 999 x। ठीक, अब x को हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, बराबर में 1 लिखा है और इधर जो गुणा में है ये भाग राइट हैंड पार्ट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 999। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये ऊपर जो आया हुआ है यही P है और जो नीचे आया है वही Q है। जो शर्त दिया था वो दिया था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे पास Q का मान 0 नहीं आया बल्कि 999 आया। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।